गुड इवनिंग एंड वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस बाय प्रकाश सर। लास्ट डे हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर रसायन बल गति के स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम लोग उसमें आगे उसमें हम लोगों ने रसायन बल गति की चैप्टर का डेफिनेशन देख लिया था और रासायनिक अभिक्रिया के दर के बारे में पढ़ लिए थे, यही ना बाबू। अब हम लोगों को अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारकों का स्टडी करना चाहिए, लेकिन विद्यार्थी प्रभावित करने वाले कारक आपको तब समझ में आएंगे जब आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और वह कॉन्सेप्ट क्या है विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा लोग। यह है विद्यार्थी अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत। विद्यार्थी क्या आप सबों को संघट्ट वर्ड से परिचय है? क्या आप लोग को पता है कि संघट्ट का मतलब होता है टक्कर? ठीक है विद्यार्थी, जैसे मान लीजिए कि आप गेंद को लेके दीवार पे मारते हो तो उस गेंद और दीवार के मध्य टक्कर होता है, यानी गेंद और दीवार के मध्य क्या होता है बाबू, जिसको कोलिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो बाबू कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत याद रहेगा। अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन, कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन। विद्यार्थी पहले हम लोग इसे जानेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग दर को प्रभावित करने वाले कारकों का स्टडी कर सकते हैं इजीली। ओके विद्यार्थी, अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत क्या कहता है, तो ध्यान दीजिएगा। अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत हम लोगों से यह कहता है विद्यार्थी, ध्यान से सुनिएगा। पहला बात कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अभिकारक के अणुओं के मध्य संघट्ट के कारण संपन्न होता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अभिकारक के अणुओं के मध्य संघट्ट के कारण होता है। दैट मीन्स विद्यार्थी संघट्ट मतलब टक्कर। इसका मतलब हुआ कि यह A प्लस B गोज ऑन AB कोई रासायनिक अभिक्रिया है, तो यह A तथा B मिलकर के AB तभी बनेगा जब इस A और B के मध्य में विद्यार्थी क्या होगा, टक्कर होगा, मतलब संघट्ट होगा। A तथा B के मध्य में क्या होगा बाबू, टक्कर होगा, संघट्ट होगा। और इसी टक्कर के कारण प्रतिफल क्या बनेगा विद्यार्थी, क्या बनेगा, AB बनेगा। तो बताओ विद्यार्थी पहला पॉइंट क्या है, अभिकारक के अणुओं के मध्य संघट्ट के कारण ही कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। विद्यार्थी दूसरा पॉइंट, इसका कारण क्या है। तो विद्यार्थी इससे क्या होता है ना कि जितना पुराना बंधन होता है यह सब विद्यार्थी क्या करता है, टूट जाता है। और विद्यार्थी फिर ये आपस में मिलकर नए बंधन का निर्माण कर किसका निर्माण कर देते हैं विद्यार्थी, प्रतिफल का। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ बाबू यह H2 प्लस Cl2 गोज ऑन 2HCl है। बाबू ये 2HCl तब बनता है जब यहाँ H2 है जो आपस में इस प्रकार बंधा है, Cl2 आपस में इस प्रकार बंधा है। तो विद्यार्थी इनके मध्य का जो ये पुराना वाला बंधन है वो टूटेगा पहले, और जब ये पुराना बंधन टूटेगा तब ना ये दोनों बाबू फ्री होंगे जी, एगो H और एगो Cl, और जब दोनों मिलेंगे तब विद्यार्थी क्या बनेगा, तो बताओ तो विद्यार्थी सबसे पहले इनके अणुओं के मध्य का पुराना बंधन टूटता ना है जी। जब पुराना बंधन टूटता है तब न ये आपस में मिलकर के नए बंधन के निर्माण के साथ किसका निर्माण कर देते हैं, प्रतिफल का निर्माण कर देते हैं। अब विद्यार्थी ये जो पुराना बंधन है उसको मुझे क्या करना है जी, तोड़ना है। और पुराना बंधन तब टूटेगा जब इनके अंदर क्या होगा, जब इनके मध्य टक्कर होगा तो टक्कर से क्या निकलेगी, और यह ऊर्जा मिलेगी इस बंधन को, और यह बंधन जाएगा टूट। जब बंधन तोड़ने वाली ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं कि जी यह ऊर्जा कहला जाती है आबंध वियोजन
आबंध वियोजन। तो बाबू इस रासायनिक अणुओं के मध्य संघट्ट के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है, यदि वह आबंध वियोजन ऊर्जा के बराबर है, तो ये जो जाकर के पुराने बंधन को तोड़ देता है, और पुराने बंधन को तोड़ता है तो पुनः नए बंधन के निर्माण के साथ प्रतिफल का निर्माण होता है। ध्यान रहेगा भाई लोग। तीसरा पॉइंट बोलिए भाई, तीसरा पॉइंट क्या है? तो तीसरा पॉइंट कहता है कि जी अभिकारक के अणुओं के मध्य होने वाले प्रत्येक टक्कर के साथ प्रतिफल का निर्माण नहीं होता, उन्हीं टक्कर के साथ प्रतिफल का निर्माण होता है जो कौन सा टक्कर होगा? प्रभावी टक्कर होगा। जैसे मैं मान लो कि आपको हथौड़ा दे देता हूं और इस दीवार को तोड़ने के लिए बोलता हूं, तब हथौड़ा लेकर के और धीरे धीरे दीवार पे मारिएगा तो क्या टूटेगा? नहीं टूटेगा। लेकिन विद्यार्थी वही हथौड़ा एक जोरदार प्रहार के साथ मारेंगे तो यहाँ से एक ईंट गिर सकता है क्या भाई? तो उस ईंट को गिराने के लिए एक निश्चित एनर्जी युक्त, निश्चित पावर वाला टक्कर होना चाहिए ना भाई। तो जिस टक्कर के साथ विद्यार्थी यह ईंट गिरा, उस टक्कर को हम बोले कि जी ये था इफेक्टिव कॉलिजन, ये था प्रभावी टक्कर, ये था प्रभावी पावर, है ना भाई जी। तो उसको मतलब अभिकारक के अणुओं के मध्य बार बार टक्कर होगा तो सभी टक्कर के साथ प्रतिफल नहीं बनेंगे। जिन टक्कर की वजह से प्रतिफल का निर्माण होता है उसी टक्कर को विद्यार्थी क्या कहा जाता है? तब कभी पूछा जाए कि प्रभावी टक्कर क्या है, तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा अभिकारक के अणुओं के मध्य होने वाला वह टक्कर जिसके कारण प्रतिफल का निर्माण होता है। याद रहेगा बाबू, अभिकारक के अणुओं के मध्य होने वाला वह टक्कर जिसके कारण प्रतिफल का निर्माण होता है क्या कहलाता है? तो विद्यार्थी बताओ तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो भी अभिकारक के अणु है तो क्या इनके मध्य होने वाला सभी टक्कर प्रभावी टक्कर होता है? नहीं होता। लेकिन हाँ कुछ टक्कर जरूर होगा जो प्रभावी टक्कर होगा, जिससे किसका निर्माण होगा? तो वैसा टक्कर जिससे प्रतिफल का निर्माण होता है क्या कहलाता है? कन्फर्म हो गए? बोलिए जल्दी। अब बताओ विद्यार्थी कि इस प्रभावी टक्कर के लिए क्या चाहिए भाई? बताओ कि यहाँ पे प्रभावी टक्कर मारने से यहाँ से ईंट गिरा यानी दीवार टूटा तो उसको अपने प्रभावी टक्कर बोला। अब बताओ विद्यार्थी प्रभावी टक्कर कौन सा था? तो कहो कि सर वह टक्कर था जिसमें एक निश्चित ऊर्जा चाहिए थी, वह ऊर्जा उसके पास था। बताओ विद्यार्थी बुढ़ ने के दिया तो ठुक 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 तो नहीं बात गाँव के बाद बात बुढ़ में तो बुरा लग जाए। क्लास में रहते तो चिल्लाए कहती हो जी है, क्योंकि हम जानते नहीं जब बुढ़ ने ना पढ़े कैसे का एहू में जे बुढ़ ने वीडियो देखत हो के मत देखी कल तो गलत के बात है। तब बताओ विद्यार्थी कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हथौड़ा का प्रहार कर रहे हैं बाबू, तो ये ईंट गिर जा रहा है कब? बताओ धीरे धीरे मारोगे थोड़े हुआ बाबू, फुल एनर्जी के साथ मारोगे तो वह एक निश्चित ऊर्जा चाहिए जिससे कौन सा टक्कर हो? तो विद्यार्थी जिस निश्चित ऊर्जा के साथ प्रभावी टक्कर होता है उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? कौन ऊर्जा हो? ध्यान से ना बोल रही, देहली ऊर्जा। ठीक बाबू, देहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या थ्रेशोल्ड एनर्जी? बाबू ये क्या है सुनिए ध्यान से। अभिकारक के अणुओं के मध्य प्रभावी संघट्ट के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, बट आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाता है? यानी ये अभिकारक के अणु आपस में टक्कर करे तो किस ऊर्जा के साथ टक्कर करे कि वह कैसा टक्कर हो, अर्थात उस टक्कर के बाद क्या बन जाए? तो जिस टक्कर के बाद प्रतिफल बनता है उसे क्या कहते हैं? और प्रभावी टक्कर के लिए उनको क्या चाहिए जी? तो जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे ही क्या कहते हैं? बात समझ में आई? कोई दिक्कत है? जैसे मान लीजिए कि इनके अणुओं के मध्य के पुराने बंधन को तोड़ने के लिए 20 जूल ऊर्जा चाहिए, वही तो यदि इनके द्वारा जब टक्कर किया जाए तो 20 जूल ऊर्जा प्राप्त हो जाए इन्हें, तो ये बंधन टूट जाएगा। बंधन टूटेगा तो ये आपस मिलकर प्रतिफल का निर्माण भी कर देंगे। तो ये जिस न्यूनतम ऊर्जा, अब 20 जूल चाहिए, 20 जूल मिल गया तो ये 20 जूल क्या है जी? अब तो 25 जूल मिल गया तो बहु बंधन तो टूटेगा ही, लेकिन 25 जूल को देहली ऊर्जा नहीं बोलेंगे, हम न्यूनतम ऊर्जा को देहली ऊर्जा बोलेंगे।
बात समझ में आ गया? यानी अभिकारक के अणुओं के मध्य प्रभावी संघट्ट के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है? न्यूनतम ऊर्जा। मतलब कि जस्ट उससे तनको भर कम ऊर्जा हुई तो बंधन नहीं टूटेगा। बंधन यानी प्रतिफल का निर्माण नहीं होगा, यानी कि वह टक्कर प्रभावी टक्कर नहीं हो सकता। तो बताओ विद्यार्थी, यदि अभिकारक के अणुओं की ऊर्जा देहली ऊर्जा से थोड़ी सी कम हो तो क्या प्रतिफल का निर्माण हो सकता है? नहीं ना हो सकता। तो ये देहली ऊर्जा क्या है, समझ में आ गया? अभिकारक के अणुओं के मध्य प्रभावी संघट्ट के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है? विद्यार्थी नेक्स्ट क्या है जी? देहली ऊर्जा। अब बताओ, हम लोग जानते हैं कि अभिकारक के अणुओं के मध्य होने वाला प्रत्येक टक्कर प्रभावी टक्कर नहीं होता। प्रभावी टक्कर इसका मतलब कि विद्यार्थी अभिकारक के अणुओं की ऊर्जा कोई जरूरी नहीं है कि सबकी ऊर्जा देहली ऊर्जा ही हो। तो इन अभिकारक के अणुओं की जो आंतरिक ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा? आंतरिक ऊर्जा। यदि यह आंतरिक ऊर्जा विद्यार्थी इनके देहली ऊर्जा से कम हो, क्या हो? अब बताओ, देहली ऊर्जा से कम होगा तो कोई प्रभावी टक्कर होगा? बोलो भाई, नहीं होगा। तो हमें बाहर से क्या देना पड़ेगा जी? जैसे ही हम बाहर से ऊर्जा देंगे तो अब वह कितना के बराबर हो जाएगा? और जैसे इनका मान देहली ऊर्जा के बराबर होगा, उनके मध्य क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्रभावी टक्कर। अब ये ऊर्जा देने का कोई तरीका है, या तो टेम्परेचर दे दो, तो भाई लोग गर्म करके उष्मा दे के ऊर्जा नहीं दे देंगे। तो बताओ विद्यार्थी, ये जो आपने बाहर से ऊर्जा दिया जिससे इनकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ करके किसके बराबर हो गई? और जैसे देहली ऊर्जा के बराबर हुई, इनका मध्य क्या हुआ? जैसे प्रभावी टक्कर हुआ, क्या बना? बनाना। बताओ विद्यार्थी, यह ऊर्जा नहीं मिलता तो क्या इनके मध्य प्रभावी टक्कर होता? नहीं होता। तो विद्यार्थी यह सक्रिय होते कि अक्रिय होते? अक्रिय होते, मतलब इनएक्टिव। और जैसे ही यह ऊर्जा मिला तो यह क्या होगा? एक्टिव हो गए ना। बोलिए विद्यार्थी। तो विद्यार्थी जैसे ही ऊर्जा दिए क्या हो गया? तो जो ऊर्जा दी उसको क्या बोल देगा बाबू? क्या बोल दोगे? सक्रिय ऊर्जा, एक्टिव एनर्जी। बाबू इसी के लिए एक नया टर्म आता है, सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। बट एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी, ये सक्रियण ऊर्जा। अब पूछा जाए आपसे कि भाई सक्रियण ऊर्जा क्या है, तो बोलेंगे अभिकारक के जिन अणुओं की ऊर्जा देहली ऊर्जा से कम होती है उन्हें प्रभावी संघट्ट के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता, यही आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाता है? बात समझ में आ गया? अब बताओ, किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा को जोड़ोगे तो किसके बराबर हो जाएगा? बात तो समझ में आई? तो विद्यार्थी यहाँ हम लोग को प्रभावी टक्कर, देहली ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा, इन 3 पॉइंट से परिचय हुआ है। अब भाई आते हैं हम अभिक्रिया के संघट्ट सिद्धांत को पॉइंट वार एक्सप्लेन करने। देखिए क्या है अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी रासायनिक अभिक्रिया निम्न बिंदुओं द्वारा संपन्न होती है, या अभिक्रिया का संपन्न होने के महत्वपूर्ण बिंदु निम्न है। ओके भाई लोग, पहला पॉइंट कि जब अभिकारक के अणुओं के मध्य संघट्ट होता है तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है जी? संपन्न होती है। ओके, दूसरा पॉइंट कहता है इस संघट्ट के कारण उनका पुराना बंधन टूटता है तथा नए बंधन के निर्माण के साथ प्रतिफल का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट, जब अभिकारक के अणुओं के मध्य टक्कर होता है तो जिन टक्कर के साथ प्रतिफल का निर्माण होता है उन टक्करों को क्या कहते हैं? प्रभावी टक्कर कहा जाता है। अब अभिकारक के अणुओं के मध्य जितना ही ज्यादा प्रभावी टक्कर होगा प्रतिफल का निर्माण उतना ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट देहली ऊर्जा। बाबू नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे ये कि अभिकारक के अणुओं के मध्य प्रभावी संघट्ट के लिए, प्रभावी टक्कर के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जिसे क्या कहा जाता है? देहली ऊर्जा कहते हैं। जिन अणुओं की ऊर्जा देहली ऊर्जा से कम होती है वे प्रभावी संघट्ट नहीं कर सकते, अर्थात उनके टक्कर के कारण प्रतिफल का निर्माण मैंने समझ में आ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट, अभिकारक के जिन अणुओं की ऊर्जा देहली ऊर्जा से कम होती है
कम होती है वे प्रभावित संघट्य नहीं कर पाते। उन्हें प्रभावित संघट्य के लिए कुछ अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है बाहर से। तो जिस अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। और संक्रियण ऊर्जा प्राप्त करते ही प्रभावित संघट्य हो जाता है, जिससे प्रतिफल का निर्माण तेजी से होने लगता है। ध्यान रहेगा बाबू। बताइए संक्रियण ऊर्जा को किससे सूचित करते हैं? ये एक्टिवेशन एनर्जी। याद रहेगा बाबू। इसका मात्रा पूछा जाए तो बोलेगा जूल प्रति मोल, जूल प्रति मोल या कैलोरी प्रति मोल भी बोल सकते हैं ऊर्जा की मात्रा। चलो भाई, तो ये रहा अभिक्रिया का संघट्य सिद्धांत। इसको अब आप लोग को नोट कर लेना है। ओके, कोई दिक्कत? वीडियो लंबा तो नहीं जा रहा? 15 मिनट आराम से लिखा सकते हैं। क्या भाई लोग 5-7 मिनट दिखाई देंगे? लिखे तो वीडियो वाले भी लोग ही लिख लेंगे। लिखे अभिक्रिया का संघट्य सिद्धांत लिख के डैश दीजिएगा। लिखिएगा बोले बहादुर। लिखिएगा, देखिए इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के महत्वपूर्ण बिंदु निम्न है। महत्वपूर्ण बिंदु निम्न है। पहला पॉइंट बोले बाबू। लिखिएगा पहला पॉइंट, लिखिएगा इसके अनुसार कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, थोड़ा फास्ट लिखिएगा बाबू, वीडियो लंबा चला जाएगा। इसके अनुसार कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अभिकारक के अणुओं के मध्य संघट्य के कारण संपन्न होती है। अभिकारक के अणुओं के मध्य संघट्य के कारण संपन्न होती है। अभिकारक के अणुओं के मध्य संघट्य के कारण संपन्न होती है। होगी विद्यार्थी? चलिए दूसरा लिखेंगे। दूसरा पॉइंट बोले, लिखिएगा संघट्य के कारण अभिकारक के अणुओं के मध्य का पुराना बंधन टूटता है तथा आपस में मिलकर नए बंधन के निर्माण के साथ प्रतिफल का निर्माण होता है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा विद्यार्थी, लिखिएगा
अभिकारक के अणुओं के मध्य होने वाले, अभिकारक के अणुओं के मध्य होने वाले 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 जिन टक्करों के साथ, जिन टक्करों के साथ जिन टक्करों के साथ प्रतिफल का निर्माण होता है, जिन टक्करों के साथ प्रतिफल का निर्माण होता है, उन्हें प्रभावी टक्कर कहा जाता है। प्रभावी टक्कर कहा जाता है। इस कारण रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया प्रभावी टक्करों की संख्या पर निर्भर करती है। रासायनिक अभिक्रिया प्रभावी टक्करों की संख्या पर निर्भर करती है। हेलो जी, अच्छा चेक करे खतरा, ठीक वो कुछ रहता नहीं। ओके ओके बाद क्या लिखे, प्रभावित टुकड़ों की संख्या पर निर्भर करता है। चौथा पॉइंट लिखिएगा, अभिकारक के अणुओं के मध्य, फास्ट लिखिए थोड़ा, अभिकारक के अणुओं के मध्य 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 अभिकारक के अणुओं के मध्य प्रभावी संघट्य के लिए, प्रभावी संघट्य के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, प्रभावी संघट्य के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा देहली ऊर्जा, या बाबू देखना, इसी का इंग्लिश नेम है बाबू थ्रीशोल्ड ऊर्जा, यानी थ्रीशोल्ड एनर्जी इंग्लिश है। बट विद्यार्थी 2017 या 18 में ना इसी नाम से पूछ देता है, उसी इंग्लिश में हिंदी में लिख दिया था थ्रीशोल्ड एनर्जी क्या है, ठीक ना भाई, डेफिनेशन दिया था, याद रखिएगा। थ्रेशोल्ड ऊर्जा, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाता है बाबू, थ्रेशोल्ड ऊर्जा कहलाता है। विद्यार्थी ऊर्जा कहलाता है, हो गया विद्यार्थी, थ्रेशोल्ड मतलब देहली ऊर्जा कहलाता है, हो गया। चलिए इसमें एक लाइन आगे भी लिखिएगा, इसी में लिखिएगा, जिन अणुओं की ऊर्जा देहली ऊर्जा से कम होती है, देहली ऊर्जा से कम होती है, वे प्रभावी संघट्य नहीं कर पाते। हो गया बहादुर, पांचवा पॉइंट लिखिएगा अभिकारक के जिन अणुओं की ऊर्जा अभिकारक के जिन अणुओं की ऊर्जा देहली ऊर्जा से कम होती है, देहली ऊर्जा से कम होती है, उन्हें प्रभावी संघट्य के लिए
उन्हें प्रभावी संघट्य के लिए प्रभावी संघट्य के लिए कुछ अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यह अतिरिक्त न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाता है बाबू? संक्रियन ऊर्जा कहलाता है। संक्रियन ऊर्जा कहलाता है। इसे EA से सूचित किया जाता है या संक्षिप्त में EA लिखा जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी। देख लो बाबू ध्यान से, इसे EA से सूचित किया जाता है। ओके विद्यार्थी, इसका मात्रक जूल प्रति मोल होता है। जूल प्रति मोल होता है। बाबू इस प्रकार हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे कि यह अभिक्रिया का संघट्य सिद्धांत संपन्न हुआ। बाबू अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो बाबू इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। पहला पूछा सकता है कि प्रभावी संघट्य क्या है, दूसरा देहली ऊर्जा क्या है, तीसरा संक्रियन ऊर्जा क्या है। बस ये 3 प्रश्न हम लोगों से पूछा जा सकता है। साथ ही साथ विद्यार्थी अब नीचे में एक फॉर्मूला भी नोट कर लीजिएगा। क्या विद्यार्थी? तो याद कीजिए, अभी बताया था मैंने, देहली ऊर्जा बराबर अभिकारक यानी कि पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा प्लस में विद्यार्थी बोलो 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 संक्रियन ऊर्जा। ध्यान रहेगा बाबू। चलिए इसे नोट कर लेना आप। और इसमें विद्यार्थी आप लोग को प्रभावी संघट्य का, देहली ऊर्जा का और संक्रियन ऊर्जा का डेफिनेशन पता होना चाहिए, तीनों का, और अभिक्रिया दर का परिभाषा पता होना चाहिए निश्चित रूप से। क्या बात हो? जैसे इसको वर्क फंक्शन भी बुलाया जाता है, कार्य फलन भी W से इंडिकेट किया सकता है। ये U हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। चलिए हो गया विद्यार्थी। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।